पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा इलाका नक्सलबाड़ी। एक समय ऐसा था जब यहाँ से उठी एक चिंगारी पूरे भारत की राजनीति को हिला देने वाली आग बन गई थी। यहीं से जन्म हुआ था उस विचारधारा के सबसे उग्र रूप का, जिसे दुनिया ने नक्सलवाद के नाम से जाना। यह उस लाल विचारधारा की कहानी है जिसने कभी भारत की राजनीति की दिशा तय की थी। एक समय था जब भारत की राजनीति में लाल झंडे का मतलब सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक आंदोलन हुआ करता था। गरीबों की आवाज़, मजदूरों की उम्मीद, किसानों का गुस्सा और व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक। भारत के कई हिस्सों में वामपंथ सिर्फ चुनाव नहीं जीतता था बल्कि समाज की सोच तय करता था। पश्चिम बंगाल में 34 साल तक सरकार, त्रिपुरा में मजबूत पकड़ और केरल में वैचारिक गढ़। ऐसा लगता था कि भारत में वामपंथ कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन आज भारतीय राजनीति का वही वामपंथ अपने सबसे कमज़ोर दौर में खड़ा दिखाई देता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस विचारधारा की सबसे विस्फोटक चिंगारी नक्सलबाड़ी की मिट्टी से उठी थी। आज वही विचारधारा भारतीय राजनीति में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। तो आखिर नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ यह लाल सफ़र केरल तक पहुंचकर इतना कमज़ोर कैसे हो गया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में वामपंथ का पूरा इतिहास, उसका उदय, उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी सबसे बड़ी गलतियां और उसका धीरे धीरे राजनीतिक रूप से विलुप्त हो जाना। वामपंथ की शुरुआत भारत से नहीं हुई थी। 1917 की रूसी क्रांति ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया था। कार्ल मार्क्स के विचार और व्लादिमीर लेनिन की क्रांति ने दुनिया भर के मजदूर आंदोलनों को नई दिशा दी। भारत में भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के दौरान समाजवादी और कम्युनिस्ट विचार तेजी से फैलने लगे। 1925 में बनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और धीरे धीरे गरीब, मजदूर और किसान राजनीति का केंद्र बनने लगे। 1957 में केरल ने इतिहास रच दिया। वहाँ दुनिया की पहली लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार बनी। यह वामपंथ के लिए सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, यह एक वैचारिक विजय थी। ऐसा लगने लगा था कि भारत में वामपंथ भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन उसी दौर में पश्चिम बंगाल के उत्तर में एक दूसरी आग भी धीरे धीरे सुलग रही थी। फिर आया 1967 का वह दौर जो भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आया। नेपाल सीमा के पास बसा नक्सलबाड़ी, चाय बगानों, खेतों, गरीब गांवों से घिरा हुआ यह इलाका तब शायद खुद भी नहीं जानता था उसका नाम एक दिन भारत के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। उस समय यहाँ बड़ी संख्या में भूमिहीन किसान, आदिवासी परिवार और चाय बगान मजदूर रहते थे। लेकिन ज़मीन कुछ गिने चुने जोतदारों और ज़मींदारों के कब्जे में थी। गरीब खेती करते थे लेकिन मालिक कोई और होता था। ज़मींदारों के प्रति धीरे धीरे गुस्सा बढ़ रहा था। उसी समय चीन में माओ जेडोंग की सांस्कृतिक क्रांति चल रही थी। भारत के कई कट्टर वामपंथी युवा मानने लगे थे कि लोकतंत्र नहीं बल्कि सशस्त्र क्रांति ही असली बदलाव ला सकती है। और फिर 1967 में ये किसान विवाद ने विद्रोह का रूप ले लिया। किसानों ने ज़मीन कब्जाना शुरू किया, ज़मींदारों के खिलाफ हथियार उठाए गए। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे चारू मजुमदार, कानून सान्याल और जंगल संथाल। उनका नारा था, सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। फिर पुलिस कार्रवाई हुई, गोलीबारी हुई, महिलाओं और बच्चों समेत कई ग्रामीण मारे गए और यहीं से जन्म हुआ नक्सलवाद का। कोलकाता के कॉलेजों के हजारों छात्र इस आंदोलन से प्रभावित हो गए। कई पढ़ाई छोड़कर गांवों में चले गए, कई भूमिगत हो गए। लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन हिंसा, हत्या और पुलिस मुठभेड़ों में बदलता चला गया। और यही भारतीय वामपंथ दो हिस्सों में बंट गया, एक चुनावी वामपंथ, एक उग्रवादी वामपंथ। समय बीता और साल आया 1977 का। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनी और फिर यह सरकार लगातार 34 साल तक सत्ता में बनी रही। यह दुनिया के सबसे लंबे लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट शासन में से एक था। शुरुआत में भूमि सुधार हुए, पंचायत मजबूत हुई, गरीबों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी। लेकिन धीरे धीरे आरोप लगने लगे, राजनीतिक हिंसा, कैडर राज, यूनियनबाजी और उद्योगों का पलायन। फिर आया नंदीग्राम आंदोलन और सिंगूर आंदोलन। यहीं से वामपंथ की गरीब समर्थक छवि को बड़ा झटका लगा।
और फिर उभर कर आई ममता बनर्जी और 2011 में बंगाल से लेफ्ट सत्ता से बाहर हो गए। त्रिपुरा में भी वामपंथ लंबे समय तक बेहद मजबूत रहा। माणिक सरकार को भारत के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्रियों में गिना जाता था, लेकिन 2018 में त्रिपुरा में भी वामपंथ की सत्ता चली गई। इसके बाद भारत में वामपंथ का अंतिम और सबसे मजबूत राजनीतिक किला बचा था केरल, एक ऐसा राज्य जहां वामपंथ सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि एक वैचारिक संस्कृति की तरह मौजूद था। लेकिन समय के साथ राष्ट्रीय राजनीति में उसका प्रभाव लगातार घटता गया। लोकसभा सीटें कम होती गई, जनाधार सिमटता गया और उसका प्रभाव धीरे धीरे छात्र राजनीति और कुछ ट्रेड यूनियनों तक सीमित होता चला गया। फिर आया हालिया केरल विधानसभा चुनाव और इसी चुनाव के साथ वामपंथ के हाथ से उसकी आखिरी बड़ी सत्ता भी निकल गई। यह सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, बल्कि उस विचारधारा के कमजोर पड़ने का प्रतीक थी जिसने कभी भारत की राजनीति को दशकों तक प्रभावित किया था। आज स्थिति ऐसी है कि एक समय देश की राजनीति को दिशा देने वाला वामपंथ अब अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। भारत तेजी से बदल रहा था। लोग क्रांति नहीं, अवसर चाहते थे। मध्यम वर्ग की आकांक्षाएं बढ़ रही थी। लोग नौकरी, व्यापार और विकास को महत्व दे रहे थे। लेकिन वामपंथ कई जगह पुराने नारों में अटका रह गया। कई लोगों ने लेफ्ट आइडियोलॉजी को हिंसा और अराजकता से जोड़ना शुरू कर दिया। नई पीढ़ी के साथ जुड़ाव कमजोर हो गया। सोशल मीडिया के दौर में वामपंथ अपनी भाषा और अपनी शैली नहीं बदल पाया। नक्सलबाड़ी की गलियों से उठी वह लाल चिंगारी एक समय पूरे भारत में फैल गई थी। उसने सरकारें बनाई, क्रांतियां खड़ी की और करोड़ों लोगों को उम्मीद दी। लेकिन समय बदला, देश बदला, राजनीति बदली और धीरे धीरे वही विचारधारा जिसने कभी भारत की राजनीति को चुनौती दी थी, आज खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन इतिहास की सबसे दिलचस्प बात यही है कि विचारधाराएं कभी पूरी तरह नहीं मरती। वे कमज़ोर पड़ती हैं, रूप बदलती हैं और शायद किसी नए दौर में फिर लौटती हैं। कल नक्सलबाड़ी की मिट्टी से उठी वह चिंगारी एक समय क्रांति का सपना बन गई थी। लाखों लोगों का मानना था कि वामपंथ देश की राजनीति बदल देगा। लेकिन आज वही वामपंथ धीरे धीरे सत्ता और जन समर्थन दोनों खो चुका है। क्या कल भारत में वामपंथ का अध्याय सच में खत्म हो जाएगा या किसी नए रूप में एक नई लाल राजनीति फिर से जन्म लेगी? बने रहिए कल, आज और कल में। नमस्कार।